पहले हमने देखा था व्यावसायिक वित्त का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, महत्व और वित्तीय आवश्यकताएं। अब है हमारा व्यावसायिक वित्त के स्रोत। तो पहला है दीर्घकालीन वित्त। इसमें वह वित्त जो लंबी अवधि के लिए प्राप्त किया जाता है दीर्घकालीन वित्त कहलाता है। इसे दीर्घकालीन पूंजी अथवा स्थायी पूंजी भी कहते हैं। जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, गाड़ियां आदि को प्राप्त करने के लिए होती है। ये दीर्घकालीन वित्त की अवधि कम से कम 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के लिए होती है। इसके मुख्य स्रोत देख लेते हैं। समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, लाभों का पूर्ण नियोजन, संपत्ति तथा विशिष्ट वित्तीय संसाधनों से ऋण है। दूसरा है मध्यकालीन वित्त। मध्यकालीन वित्त जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन वित्त दोनों के बीच की अवधि के लिए होता है। इसमें इसकी आवश्यकताएं व्यवसाय की जल पूंजी के रूप में होती है। इसकी अवधि सामान्यतः 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की होती है। इसके मुख्य स्रोत देख लेते हैं। सौदे, पूर्वाधिकार अंश, व्यापारिक बैंकों में ऋण और सार्वजनिक निक्षेप तथा ऋण पत्र आदि। उसके बाद है अल्पकालीन वित्त। यह वित्त जो कि व्यवसाय के साधारण कार्यों से लगाया जाता है कार्यशील अथवा अल्पकालीन वित्त अथवा पूंजी कहलाता है। इसका उपयोग कर्मचारी की मजदूरी तथा वेतन, विज्ञापन, जल समाप्ति के क्रय, उत्पादन व्यय, विक्रय व्यय के भुगतान में किया जाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं व्यापारिक बैंकों से ऋण, अधीन विकर्ष, नकद खात, अल्पकालीन ऋण आदि, ग्राहक अग्निमय। इसके बाद है व्यावसायिक वित्त के स्रोत अथवा साधन। व्यावसायिक वित्त के स्रोत अथवा साधनों को प्राथमिक रूप में निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वामित्व कोष अथवा स्वामित्व पूंजी। दूसरा है चिन्ह कोष अथवा आधार पूंजी। उसके बाद है स्वामित्व कोष अथवा स्वामित्व पूंजी। स्वामित्व कोष अथवा स्वामित्व पूंजी से आशय व्यवसाय के स्वामी के द्वारा लगाई गई पूंजी तथा व्यवसाय में रोके गए लाभों के पूर्ण नियोजन से होता है। स्वामित्व कोष को जोखिम निवेश माना जाता है क्योंकि व्यवसाय के स्वामी व्यवसाय की जोखिम वहन करते हैं। अंश है कंपनी में स्थायी तथा दीर्घावधि वित्त जुटाने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि अंशों का निर्गमन है। प्रत्येक इकाई को निर्गमित करके जो पूंजी प्राप्त की जाती है उसे अंश पूंजी कहा जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं इस प्रकार होती है। अंश का आशय कंपनी की अंश पूंजी में अंश से है और इसमें को शामिल किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं। पहला है अंश कंपनी की पूंजी को विभिन्न भागों में विभक्त करने बनाई जाती है। इन अंशों के धारकों को अंशधारी कहते हैं। अंश पूंजी कंपनी के लिए दीर्घकालीन स्वभाव की होती है। इसके बाद है हमारा अंश पूंजी के भेद। पहला है क्षमता अंश, दूसरा है पूर्णाधिकार अंश। पहला है क्षमता अंश। इसमें अंश पूंजी में साधारण अंश पूंजी सबसे मुख्य होती है। कंपनी को अधिकृत पूंजी में साधारण अंशों की मात्रा सबसे अधिक होती है। जैसे क्षमता अंश पूंजी को जोखिम पूंजी या साहस पूंजी भी कहते हैं। साधारण अंशधारी ही किसी भी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि साधारण अंशधारी कंपनी के व्यावसायिक स्वामी होते हैं। वे संचालकों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का प्रबंध करते हैं तथा इनके अधिकार एवं दायित्व
असीमित होते हैं। क्षमता अंशों की विशेषताएं। यह उद्योग की स्थायी पूंजी होती है और इसी वापसी उद्योग के जीवन काल में नहीं होती है। साधारण अंश पूंजी उद्योग के आर्थिक कलेवर का आधार होती है। इसी प्रकार साधारण अंश के वे अंश होते हैं जिनका कंपनी की आय व संपत्ति पर पूर्णाधिकार अंशों पर एक निश्चित लाभांश देने के पश्चात अधिकार रहता है। इसके बाद है क्षमता अंशों के लाभ। पहला है कंपनी के लिए, दूसरा है विनियोजकों के लिए। कंपनी के लिए क्षमता अंश कंपनी को स्थायी पूंजी के रूप में प्राप्त हो जाती है। क्षमता अंशधारियों को अनिवार्य रूप से लाभांश देना आवश्यक नहीं है। आर्थिक एवं वित्तीय संकट में के समय क्षमता अंश पूंजी एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। दूसरा है नियोजकों के लिए। कंपनी की आय में वृद्धि के फलस्वरूप नियोजकों की आय में वृद्धि, मतदान द्वारा कंपनी के प्रबंध में सक्रिय भागीदारी, कंपनी के प्रगतिकाल में अंशों के बाजार में मूल्य में वृद्धि आदि। इसके बाद है क्षमता अंशों के दोष। पहला है कंपनी के लिए महत्वाकांक्षी विनियोजकों द्वारा अंश खरीदकर कंपनी पर महत्वपूर्ण नियंत्रण, कंपनी को ट्रेडिंग इक्विटी का लाभ प्राप्त नहीं है, अंशों के मूल्यों में आवश्यक परिकल्पना, फलस्वरूप कंपनी की खास साख पर विपरीत प्रभाव पड़ती है। विनियोजकों के लिए इसमें सामान के इस समापन के समय सबसे अधिक हानि क्षमता अंशधारियों को होती है, क्योंकि कंपनी की समस्त देनदारियों चुकाने के बाद ही बची हुई राशि क्षमता अंशधारियों में बांटी जाती है। वर्तमान समय में कंपनियों द्वारा दीर्घकालीन वित्त प्राप्ति हेतु सर्वाधिक प्रचलित है तथा कोई भी कंपनी क्षमता अंशों के बिना अपनी स्थापना की कल्पना नहीं कर सकती।